हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हम लोगों ने कैलकुलस में रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टार्ट किया था और शुरुआत की थी रिलेशंस से। ये रिलेशंस की सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, पहले वो देखें, फिर सेकंड वीडियो पर आए। रिलेशंस वैसे भी छोटा टॉपिक है, तो आज की वीडियो में हम रिलेशंस को कंप्लीट कर देंगे। रिलेशंस में वैसे भी दो टॉपिक बचे हैं, कौन कौन से? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और सेकेंड टॉपिक है इनवर्स ऑफ रिलेशंस। वो दोनों टॉपिक करने के बाद हम चलेंगे फंक्शंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज से। अब ये क्या होता है? जब भी हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं तो हमें तीन डेफिनेशन देखने को मिलती है। कौन कौन सी? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। जैसे वाले क्वेश्चन में देखिए, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट्स। इन दोनों में हमें एक रिलेशन दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए कि जो रिलेशन है वो ए टू बी है या बी टू ए है। तो इस रिलेशन में देखिए, जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया गया है। मतलब ये जो रिलेशन है वो ए टू बी है। अब इस रिलेशन को वेन डायग्राम में डिनोट करो। तो कैसे करते हैं? जो सेट ए है इसे हमने सेट ए में लिख दिया एलिप्स में, और सेट बी है इसे ये वाले एलिप्स में लिख दिया। अब रिलेशन में देखिए, 3 की मैपिंग की गई है 2 से, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 की मैपिंग 2 से कर देंगे। ये हमने 3 की मैपिंग 2 से कर दी। फिर सेकंड में 5 की मैपिंग 4 से की गई, 5 की मैपिंग हमने 4 से कर दी। इसी तरह 7 की मैपिंग 2 से की गई है, तो 7 की मैपिंग 2 से हमने कर दी। 7 की मैपिंग 4 से भी की गई है, 7 की मैपिंग हमने 4 से भी कर दी। और 7 की मैपिंग 6 से भी की गई है। अच्छा, मतलब 7 की मैपिंग 3 एलिमेंट से की गई है। तो ये हो गया वेन डायग्राम में इस रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन। अब एक एक करके देखते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखिए, वैसे तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू, आउटपुट मतलब वाई की वैल्यू। यहां पर डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग की गई है। क्या बोला मैंने? सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग की गई। तो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है? 3 की मैपिंग हुई है, 5 की मैपिंग हुई है, 7 की मैपिंग हुई है। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3, 5 एंड 7। इसी तरह पहले रेंज देखते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनसे मैपिंग की गई है। तो सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनसे मैपिंग हुई है? 2, 4 और 6। तो सेट बी की जो 2 है, 4 और 6 है, तो रेंज में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 2, 4 एंड 6। ये हो गया रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेट बी के सारे एलिमेंट्स। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 4, 6 एंड 8। तो ये हो गया कोडोमेन। फिर से देखते हैं, डोमेन क्या है? सेट ए की वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग की गई है ना, जिनकी मैपिंग की गई है वो होते हैं सेट ए डोमेन। रेंज क्या होता है? सेट बी के वो एलिमेंट जिनसे मैपिंग की गई है। कोडोमेन होता है सेट बी के सारे एलिमेंट्स। इतना क्लियर है? अब एक चीज और कि ए की मैपिंग, ए के जिन एलिमेंट्स की मैपिंग बी के एलिमेंट्स की गई है, जैसे 3 की मैपिंग 2 से की गई है, तो हम इसे कहते हैं कि 3 की जो इमेज है वो है 2 और 2 की जो प्री इमेज है, जो प्री इमेज है वो है 3। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 2 is a image of 3 and 3 is a pre-image of 2। मतलब 3 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज 3 है। इसी तरह 5 की इमेज 4 है और 4 की प्री इमेज 5 है ना। और 7 की जो 3 इमेज है, कौन कौन से? 2, 4 और 6। तो 7 की इमेज 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। इसी तरह 2 की जो प्री इमेज है वो 7 भी है और 3 भी है, और 4 की जो प्री इमेज है वो 5 भी है और 7 भी है। इसी तरह 6 की जो प्री इमेज है वो 7 है। ये समझ गए इमेज प्री इमेज क्या होता है? जैसे यहां पर देखिए, इसमें जो 7 है वो है प्री इमेज,
वो जो 6 है वो है इमेज, मतलब 7 की इमेज 6 है और 6 की प्री इमेज 7। इतना क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं आगे। चलिए अब एक बार डेफिनेशन भी देख ले रहे हैं कि डोमेन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डोमेन की डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच हैज़ अ इमेज इन बी, मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज सेट बी में। तो यहाँ पर हमने वही देखा, सेट ए के ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेट बी में, तो उसे कहें, उनके कलेक्शन को कहेंगे हम डोमेन। अब रेंज की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैज़ अ प्री इमेज इन सेट ए, मतलब सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज सेट ए में, उन्हें उन सेट्स की कलेक्शन को कहेंगे रेंज। और कोडोमेन क्या है? ये तो सिंपल है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके कलेक्शन को कोडोमेन कहेंगे। अब ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन करिए। इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई में, जहां पर एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, और रिलेशन क्या है? रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। हमें क्या बताना है? हमें बताना है डोमेन ऑफ आर, मतलब इस रिलेशन का डोमेन बताना है। डोमेन मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। यदि हमसे रेंज पूछा होता तो हम वाई की वैल्यू निकालते। तो डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो देखते हैं, चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू। पहले हम एक्स की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। यदि हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा? तो आएगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। मतलब यहाँ से वाई की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? वाई की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। और क्या रख सकते हैं? प्लस माइनस 1 रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि फिर आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद हम प्लस माइनस 2 भी रख सकते हैं। जब प्लस माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू 0 रखने पर हमें करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू ये मिल सकती है, क्या क्या? 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये तो हो गया एक्स इक्वल टू 0 पर। अब एक्स की वैल्यू हम और क्या रख सकते हैं? एक्स की वैल्यू यदि हम प्लस माइनस 1 रखें, यदि हम एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या आएगी? क्या क्या आ सकती है? क्या क्या रख सकते हैं वाई की वैल्यू? यहाँ से वाई की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं? प्लस माइनस 1 भी रख सकते हैं। क्या प्लस माइनस 2 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्लस माइनस 2 रखेंगे तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 में वाई की ये दो वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। अब और क्या रख सकते हैं? एक्स की वैल्यू हम प्लस माइनस 2 रखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इस सिचुएशन में वाई की वैल्यू क्या आ सकती है? तो वाई की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू और क्या रख सकते हैं? क्या प्लस माइनस 3 रख सकते हैं? यदि हम प्लस माइनस 3 रखेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से वाई की स्क्वायर की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू -5। तो ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू -5 से कम हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है। तो मतलब हम -3 नहीं रख सकते, तो ये हटा दे रहा हूं। तो हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? x की वैल्यू हम रख सकते हैं 0, -1, -2, +1 और +2। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। हमें x की वैल्यू ही निकालना था कि x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। यहीं पे यदि हमसे पूछता है कि रेंज बताइए, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? तो यहाँ से y की वैल्यू देख लीजिए, y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 0, -1, -2, +1, +2। तो y की वैल्यू भी यही आएंगी, ठीक है। ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन। क्लियर हो गया? अब एक छोटा सा कंसेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या होता है? यदि हमारे पास कोई रिलेशन दिया हो और हमसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या है, पहली बात तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1? इसका मतलब है कि 1 की मैपिंग उस रिलेशन में किस किस के साथ की गई है। यहाँ पर 1 की मैपिंग एक बार 1 से हुई है और 1 की मैपिंग एक बार 2 से हुई है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? उसमें आएंगे 1 और 2। मतलब 1 की मैपिंग एक बार 1 से हुई है, एक बार 2 से हुई है।
और यदि पूछा जाए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या है, तो इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 2 क्या आएगा, 2 की मैपिंग एक बार 2 से हुई है और 2 की मैपिंग एक बार 1 से हुई है। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 1। इसी तरह इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 बताइए, तो 3 की मैपिंग एक बार 3 से हुई है, सिर्फ 3 से हुई है, तो इसमें आ जाएगा 3। छोटा सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे रिलेशन के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है इनवर्स ऑफ रिलेशन। बहुत सिंपल टॉपिक है। इनवर्स ऑफ रिलेशन मतलब कुछ नहीं, बस एरो के जो डायरेक्शन है उसे उल्टा कर दो, वही होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। जैसे यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, और उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, ए टू बी। तो पहले इस रिलेशन को हम एरो डायग्राम में डिनोट करते हैं। तो ये सेट ए का इलिप्स है, इसमें कौन कौन से 1 2 3 4, और बी में आएगा ए बी सी एंड डी। रिलेशन में देखिए 1 की मैपिंग ए के साथ है, तो हमने 1 की मैपिंग ए के साथ कर दी। 2 की मैपिंग बी के साथ है, 3 की मैपिंग सी के साथ है, इसी तरह 4 की मैपिंग डी के साथ है। तो ये हमने एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। रिलेशन ए टू बी है, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन का इनवर्स क्या होगा, पहले तो इनवर्स को डिनोट करते हैं आर इनवर्स से, और आर इनवर्स होता है बी टू ए। ये पलट जाता है, ए टू बी था तो बी टू ए हो जाएगा। अब इसे एरो डायग्राम में डिनोट करो। एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं सेट बी। यहाँ पर सेट बी आएगा, बी के एलिमेंट आएंगे ए बी सी डी, और यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4। अभी तक 1 की मैपिंग ए के साथ थी, अब हो जाएगा ए की मैपिंग 1 के साथ। मतलब एरो जो है ए से 1 पर जाएगा, और बी से 2 पर जाएगा, सी से 3 पर, और डी से 4 पर। तो ये हो गया आर इनवर्स। ठीक है, इसी को यहाँ पर डिनोट किया है कि 1 की मैपिंग ए के साथ थी, अब ए की मैपिंग 1 के साथ होगी। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे ये है रिलेशन ए टू बी, और ये इसी रिलेशन का इनवर्स है, आर इनवर्स बी टू ए। अब रिलेशन आर में देखिए, इसमें जो सेट ए है ये डोमेन है। डोमेन क्या था, सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग है, तो इसमें चारों के एलिमेंट की मैपिंग है, मतलब ये हो गया पूरा डोमेन। और ये है रेंज। रेंज क्या था, सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग है, तो ये हो गया रेंज। अब आप देखिए सेट जो रिलेशन आर में जो डोमेन है वो आर इनवर्स में रेंज बन गया। यहाँ पर रेंज है ना एक, और जो रेंज है रिलेशन आर की वो रिलेशन आर इनवर्स में डोमेन हो गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू होता है रेंज ऑफ आर इनवर्स, और रेंज ऑफ आर इक्वल टू होता है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। यदि ये आपको ध्यान है तो चलिए अब करिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक रिलेशन है, रिलेशन x टू y है, जिसमें x और y इंटीजर है, और रिलेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अब डोमेन ऑफ आर इनवर्स, अब इसका आर इनवर्स तो निकालोगे नहीं जब हमें पता है कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स कुछ नहीं, वो होता है रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर, तो हमें मतलब इस रिलेशन की रेंज निकालना है। रेंज मतलब हमें y की वैल्यू निकालना है। डोमेन होता तो x की वैल्यू निकालते, इससे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने x की वैल्यू निकाल दी थी, इसमें हमें y की वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व किया था वो, बस ऐसे सॉल्व करिए, वही यही क्वेश्चन, x और y, मतलब y की वैल्यू हम क्या रखें जिससे उसके करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू मिले। तो y की पहली वैल्यू हम 0 रखते हैं, 0 रखा तो ये तो 0 बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब y की वैल्यू 0 रख सकते हैं। अब y की वैल्यू यदि हम +1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। मतलब यहाँ से भी x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है, मतलब y की +1 वैल्यू रखी जा सकती है। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू यदि हम -1 रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग भी x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। अब यदि y की वैल्यू हम +2 रखते हैं, +2 रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 हो गया, 4 × 12 लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -4 आ रहा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब +2 हम नहीं रख सकते, इसी तरह -2 भी नहीं रख सकते। तो मतलब y की वैल्यू सिर्फ हम ये तीनों रख सकते हैं, कौन कौन सी, -1
0 और 1। तो रेंज क्या आ गया हमारा, रेंज ऑफ आर या डोमेन ऑफ आर इनवर्स, वो आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर हो गया आपको। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना होता है। जैसे ही आपने ये रिलेशन देखा, इसमें आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू उठाते जाइए। जैसे आप पहले 0 उठाएंगे, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है। 1 उठाएंगे तो 1 भी सेटिस्फाई करेगा, तो फिर अब क्या करें, -2 उठाएंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो बी, फिर इसमें डी भी हट जाएगा, है ना। इस तरह -1 भी सेटिस्फाई करेगा तो सी आ जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी के साथ हमारा रिलेशंस का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। रिलेशंस के सारे कंसेप्ट को हमने बड़े ध्यान से समझा है। उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी। पर अभी भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो अभी करना बाकी है। वो कब करेंगे, वो हम करेंगे फंक्शंस को पढ़ने के बाद। फंक्शंस को कंप्लीट करने के बाद हम सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आप तीनों टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें, और रिवाइज करने के बाद वो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शन शुरू करेंगे, और फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन पढ़ना है हमें, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको सारे फंक्शंस का जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, उनका विजुअलाइजेशन कराने वाला हूँ डेस्मोस पर ले जाकर। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ग्राफ कैसे रिएक्ट करता है जब फंक्शन चेंज होता है। तो आपको अच्छा लगेगा फंक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो जुड़े रहिए। पर अब आपको क्या करना है, अब आपको यदि आप पढ़ाए हुए अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ पर समझ आया, कहाँ नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।